अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्णयुत्सं समुपस्थितं सिद्धांति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रंसते हस्तत्वक च परिधायते न च शक्नोमि अवस्तुतम भ्रमतवा च मे मनः। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। यह है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28 और ये है महारथी अर्जुन के शब्द जो उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण को कहे थे। गौर कीजिए उनकी मनोस्थिति और शारीरिक लक्षणों पे जिसे वो महसूस कर रहे हैं। इसी के बाद संसार को मिला भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान और शायद ये पैनिक अटैक का सबसे विस्तृत अभिलेख या फिर डिटेल केस है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रवि सिंह भैसोड़ा। आप है स्पर्श न्यूरोसाइकेट्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे पैनिक डिसऑर्डर या फिर तीव्र घबराहट की बीमारी पे। हम में से हर कोई किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कारण से या किसी न किसी परिस्थिति में घबराहट या एंजाइटी का अनुभव करता है। आगे आने वाले कठिन समय की कल्पना करके जब हमें घबराहट होती है तो सकारात्मक भी हो सकती है, जो हमें आगे आने वाले खतरे या कष्ट के लिए तैयार करती है या उस समस्या से निकलने में हमारी मदद करती है, हमको प्रेरित करती है। याद कीजिए, फाइनल एग्जाम्स या जॉब इंटरव्यू से पहले या उनके बारे में सोचते ही जो असहजता आपको महसूस होती है वही है घबराहट, पर यह सामान्य भी हो सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स कई प्रकार के हैं, पर आज हम समझेंगे पैनिक डिसऑर्डर या फिर तीव्र घबराहट की समस्या को। पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण दो प्रकार के होंगे। एक जो हमारी मनोस्थिति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि घबराहट, बेचैनी को महसूस करना। दूसरे जो स्पष्ट तरीके से हमारे शरीर में महसूस होते हैं। इनमें शरीर के अलग अलग अंग और तंत्र भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि अगर कार्डियोपल्मोनरी मतलब हार्ट और लंग शामिल होंगे तो दिल की धड़कन का एकदम बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर छाती में भारीपन या असहज महसूस करना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि पेट में असहज महसूस होना, बार बार वॉशरूम जाना, जी मचलना। न्यूरोलॉजिक लक्षण जैसे कि चक्कर आना, शरीर का कांपना, शरीर में झुंझुनाहट लगना जैसे कि चींटियां दौड़ रही हों। मानसिक रूप से ऐसा प्रतीत होना कि जैसे उस समय आपके आसपास जो भी है वो वास्तविक या फिर रियल नहीं है, जैसे आप सपने में हैं या फिर अपने शरीर से बाहर हैं। इसके अलावा ऐसा लगना कि जैसे आप अपने शरीर का नियंत्रण खो रहे हैं। ऐसा भी लग सकता है कि जान निकले जा रही है या जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। ऐसे अटैक एक दिन में कई बार आ सकते हैं या फिर महीने में एक बार भी आ सकते हैं। ये पैनिक अटैक या ये लक्षण कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटे तक चल सकते हैं। तीव्रता इनकी समय के साथ कम होती जाती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, तो वो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। कई टेस्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें हृदय का कोई भी रोग, दिल की कोई भी बीमारी नहीं है। पर क्योंकि इस बारे में हमारे समाज में जानकारी का अभाव है और ये स्थिति किसी सदमे से कम नहीं है, तो उस व्यक्ति को हमेशा चिंता रहती है कि कहीं जब वो स्कूल, कॉलेज या किसी काम पे जा रहा होगा, जैसे कि गाड़ी चला रहा होगा, तो कहीं ये दोबारा ना हो जाए। तब वो क्या करेगा? इसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी भी कहा जाता है। अगर पैनिक अटैक किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में होता है, जैसे कि भीड़ भाड़ में या फिर किसी बंद जगह पे जैसे कि लिफ्ट, तो उस परिस्थिति से बचने की कोशिश करेगा, उसे अवॉइड करेगा। काफी समय ऐसा भी होता है कि व्यक्ति डर के कारण अकेले बाहर निकलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि अगर उसे ये पैनिक अटैक दोबारा पड़ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा, उसे अस्पताल कौन लेके जाएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति कभी कभार हमेशा किसी न किसी को अपने साथ लेके ही बाहर निकलते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के निदान या डायग्नोसिस के लिए कम से कम एक से ज्यादा पैनिक अटैक्स होने चाहिए, जिनमें कम से कम जो अभी हमने लक्षण डिस्कस किए हैं उनमें से कम 4 होने चाहिए, या फिर जो हमने पहले जाना कि एंटिसिपेटरी एंजाइटी या फिर अवॉइडेंस बिहेवियर,
कम से कम 1 महीने तक रहना चाहिए। पैनिक अटैक में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, तो इनमें कुछ भेद जानने बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से पैनिक अटैक तीव्रता से शुरू होगा और समय के साथ तीव्रता कम होती रहेगी, जबकि हार्ट अटैक के लक्षण और दर्द समय के साथ और तीव्र होंगे या फिर बढ़ेंगे। ज्यादातर पैनिक अटैक में छाती में जो असहजता महसूस होती है वो छाती के बीच में रहती है, जबकि हार्ट अटैक के दर्द कंधे में, हाथ में, पीठ की तरफ या जबड़े की तरफ जाता है। ज्यादातर पैनिक अटैक किसी परिस्थिति जैसे कि भीड़ भाड़ या फिर किसी बंद जगह पे इत्यादि जाने से पहले या सिर्फ कल्पना मात्र से भी हो सकता है। बाकी पैनिक अटैक के लक्षणों का विवरण हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर को लेकर कुछ भ्रामक बातों या फिर मिथक के बारे में जो हमारे समाज में काफी प्रचलित हैं। पहला मिथक, जिन व्यक्तियों का मोरल कैरेक्टर, नैतिक चरित्र या जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें ही इस प्रकार की समस्या होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक डिसऑर्डर के डेवलपमेंट या उत्पत्ति के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। ये अनुवांशिक या फिर जेनेटिक भी हो सकता है। कितना? लगभग 30 से लेकर 60% तक लोगों में यह अनुवांशिक हो सकता है। इसके अलावा हमारे दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, रसायन हैं, इनके स्तर में बदलाव के कारण भी ये होता है। अब आपने सुना होगा फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में, जिसमें मूल रूप से हम जब भी किसी खतरे से या किसी अति तनाव वाली परिस्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग उसे कैसे प्रोसेस करता है या आकलन करता है, या तो उस परिस्थिति से जूझता है या फिर बच निकलने की कोशिश करता है। जब ये रिस्पॉन्स ओवर जनरलाइज हो जाता है, असामान्य हो जाता है, तब भी पैनिक डिसऑर्डर के होने का खतरा रहता है। इसके अलावा ये कई प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर अगोराफोबिया, जिसके बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। दूसरा मिथक, पैनिक डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति सिर्फ दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक डिसऑर्डर एक असली और एक गंभीर बीमारी है और हमने जैसे पहले लक्षणों पर चर्चा की, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कितने विक्षुब्ध या फिर कितने परेशान रहते होंगे। तीसरा मिथक, पैनिक डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्तियों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। एक अनुमान के अनुसार लगभग 3.6% या फिर 3.6% पेशेंट्स जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है वो आत्महत्या का प्रयास करते हैं। लगभग 40 से 80% लोगों को डिप्रेशन की समस्या होती है और 20 से 40% लोग जो हैं उनके नशे की लत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। चौथा मिथक, पैनिक डिसऑर्डर लाइलाज है, ये एक बार होता है तो हमेशा होता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बीमारी का इलाज है और दवाइयों और साइकोथेरेपी से ये बीमारी ठीक हो जाती है। अंग्रेजी में एक शब्द है वाइटैलिटी, निकला है लैटिन शब्द बीटा, मतलब कि लाइफ से। हिंदी में कहें तो प्राण, पर अगर सीधे शब्दों में कहूं तो व्यक्ति के जीने, बढ़ने और विकसित होने की क्षमता। यही वाइटैलिटी है। कल्पना करें कि अगर रोज आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अगर हमेशा आपको ये महसूस हो कि कभी भी कहीं भी आपके प्राण या जान जा सकती है, तो कैसे जिएंगे आप अपना जीवन? बस यही कहानी है ऐसे लोगों की जो ग्रसित होते हैं पैनिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी से। इसीलिए अगर आप या आपके कोई जानने वाले इस बीमारी से पीड़ित हैं तो उन्हें अपने पास के मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास अवश्य ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार और देखने के लिए धन्यवाद।